गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 11th का जो पुस्तक है उसमें आर्ट एंड कल्चर है। और आर्ट एंड कल्चर में यह हम लोग का चैप्टर 2 होगा। और चैप्टर 2 में क्या देखेंगे? सिंधु घाटी की कला, यानी सिंधु घाटी का समय का जो आर्ट एंड कल्चर था। उससे पहले हम लोग क्या देखे थे? उससे पहले हम लोग प्रागैतिहासिक काल के जो कलाएं थी, आर्ट थी, उनके बारे में पढ़े थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी की कलाएं। जो यह एनसीईआरटी क्लास 11th का चैप्टर 2 है। और यह किसी भी एग्ज़ाम हो, या पीसीएस का हो, या स्टेट पीसीएस, या यूपीएससी, या कोई भी अदर एग्ज़ाम जिसमें क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से आता हो, या कोई भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव टाइप की किताबें यानी एग्ज़ाम, उस सब में यह तमाम क्या करता है तो समान महत्व रखता है। इन्हीं सब बातों के साथ शुरू करते हैं। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे कि उस समय की कला का क्या स्तर था। तो यहाँ देखिए, सिंधु घाटी की, यहाँ सिंधु नदी की घाटी में कला का उद्भव ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। मतलब 3000 वर्ष ईसा पूर्व की बात हो रही है। आज क्या है? 2000 हम लोग ईसा यानी जीरो, तो जीरो प्लस 2000 ईस्वी का समय है। और आज से 3000 ईसा पूर्व की बात हो रही है, यानी आज से लगभग 5000 वर्ष पहले की बात है। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कला के जो रूप प्राप्त हुए हैं उनमें प्रतिमाएं यानी मूर्तियाँ, मुहरे, मूर्ति, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियाँ आदि शामिल हैं। उस समय के कलाकारों में निश्चित रूप से उच्च कोटि की कलात्मक सूझबूझ और कल्पना शक्ति विद्यमान थी, तभी तो वे इस तरह के मूर्ति या मुहरे या आभूषण आदि का निर्माण कर सके थे। उनके द्वारा बनाई गई मनुष्यों तथा पशुओं की मूर्तियाँ अत्यंत स्वाभाविक किस्म की हैं, क्योंकि उनमें अंगों की बनावट असली अंगों जैसी ही है। मृग मूर्तियों में यानी मिट्टी की मूर्तियों में जानवरों की मूर्तियों का निर्माण बड़ी सूझबूझ और सावधानी के साथ किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख स्थल कौन कौन? एक हड़प्पा जो रावी नदी के किनारे है, और मोहनजोदड़ो जो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ये दोनों क्या थे तो ट्विंस से उसकी कैपिटल कहे जा सकते हैं। नामक दो नगर थे, जिनमें हड़प्पा उत्तर में और मोहनजोदड़ो दक्षिण में सिंधु नदी के तट पर बसे हुए थे। जबकि हड़प्पा रावी नदी, और रावी क्या है तो सिंधु नदी की सहायक नदी है, इसलिए इसने क्या कहा कि सिंधु नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो दक्षिण में है और हड़प्पा रावी नदी के सिंधु नदी के उत्तर में है। ये दोनों नगर सुंदर नगर नियोजन की कला के प्राचीनतम उदाहरण थे। इन नगरों में रहने के क्या थे तो मकान था, बाजार था, भंडार घर था, कार्यालय था, सार्वजनिक स्नानागार यानी आज का जो शौचालय सिस्टम है, वो सब कुछ उस समय विकसित था। इन नगरों में जल निकासी की व्यवस्था भी काफ़ी विकसित थी। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो इस समय पाकिस्तान में स्थित है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थल में जैसे कला, जहाँ से हमें कला और वस्तुओं के नमूने मिलते हैं, जैसे लोथल कहाँ है तो गुजरात में है, धौलावीरा यह भी गुजरात में है, राखी गढ़ी ये कहाँ है? हरियाणा में है, रोपर पंजाब में है, कालीबंगा राजस्थान में है। हम लोग जान गए। अब देखते हैं कि क्या क्या मिला था। पत्थर की मूर्ति, इसमें इस बाबा साहेब का मूर्ति देख लीजिए। दाढ़ी वाले पुजारी की प्रतिमा है, कितना स्टाइलिश इनका ये दाढ़ी का शेपिंग देख लीजिए। ये जो ऊपर जो शॉल ओढ़े हुए हैं, और यह भी सामान्य शॉल नहीं है, इस पर काम किया हुआ है। हड़प्पाई स्थलों पर पाई गई मूर्तियां भले ही वे पत्थर, कांसे या मिट्टी की बनी हो, संख्या की दृष्टि से बहुत अधिक नहीं है, यानी मात्रा में बहुत अधिक नहीं है, लेकिन कला की दृष्टि से उच्च कोटि की है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई पत्थर की मूर्तियाँ त्रिआयामी वस्तुएं यानी 3D 3D बनाने का उत्कृष्ट उदाहरण है। पत्थर की मूर्तियों में दो पुरुष प्रतिमाएं बहुचर्चित है, जिसमें से एक क्या है? ये पुरुष धड़, इनकी बात हो रही है, जो लाल चूना पत्थर का बना है, और दूसरी दाढ़ी वाले पुरुष का आवक्ष मूर्ति जो सेलखड़ी का बना हुआ है। लाल यह है कि युवा पुरुष का धड़ है, यानी उसका सर नहीं है, और इनमें इनका सर है। और ये दाढ़ी वाले पुरुष की अवाक्ष मूर्ति, जिनको क्या कहा जाता है, कोई कोई लोग कहता है इनको ये पुजारी बाबा हैं, दाढ़ी वाले बाबा। दाढ़ी वाले पुरुष को एक धार्मिक व्यक्ति माना जाता है। इस अवक्ष मूर्ति को शॉल ओढ़े हुए दिखाया गया है। शॉल बाएं कंधे के ऊपर से और दाहिनी भुजा के नीचे से डाली गई है, यानी बहुत स्टाइलिश रूप से शॉल पहने हुए हैं।
शॉल बाएं कंधे के ऊपर से है और दाहिनी भुजा के नीचे से डाली गई है। शॉल त्रिफुलिया नमूनों से सजी हुई है, यानी जो ये इसकी बात, ये देखिए ये जो आर्ट कला है उसका बात है। आंखें कुछ लंबी और आधी बंद दिखाई गई है, मानो वह पुरुष ध्यान अवस्थित हो। नाक सुंदर बनी हुई है और ओठ कुछ आगे निकले हुए हैं, जिनके बीच की रेखा गहरी है। दाढ़ी, मूछ और गलमुच्छे चेहरे पर उभरी हुई दिखाई गई है। कान सीप जैसे दिखाई देते हैं और उनके बीच में छेद है। बालों के को बीच की मांग के द्वारा दो हिस्सों में बांटा गया है, यानी तेरे नाम स्टाइल वाला इनका केस छोटा गया है। और सिर के चारों ओर एक सादा बना हुआ फीता बांधा हुआ दिखाया गया है। दाहिनी भुजा पर एक बाजू बंद है और गर्दन के चारों ओर छोटे छोटे छेद बने हैं, जिससे लगता है कि वह हार पहने हुए हैं। हो गया। दूसरा देखिए, कांसे की ढलाई, यानी कांसे के भी हमें मूर्तियाँ और मुहरे प्राप्त हुए हैं। तो हड़प्पा के लोग कांसे की ढलाई बड़े पैमाने पर करते थे और इस काम में वे प्रवीण थे, यानी दक्ष थे। इनकी कांस्य मूर्तियाँ कांसे को ढालकर बनाई जाती थी। इस तकनीक के अंतर्गत सर्वप्रथम क्या करेंगे, एक मोम की प्रतिमा बना लेंगे या उसका मूर्ति बनाई जाती थी। इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लीपकर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब वह पूरी तरह सूख जाती थी तो उसे गर्म किया जाता था। गर्म करने पर क्या होगा, मिट्टी का जो आवरण है वह कठोर हो जाएगा और मिट्टी के अंदर का जो मोम है वह पिघल जाएगा। और पिघलने के बाद क्या होगा, उसमें मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद बनाकर उस छेद के रास्ते से सारा पिघला हुआ मोम बाहर निकाल दिया जाता था। इसके बाद चिकनी मिट्टी के खाली सांचे में उसी छेद के रास्ते पिघली हुई धातु भर दी जाती थी। जब वह धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती थी तो चिकनी मिट्टी के आवरण को हटा दिया जाता था। कांस्य में मनुष्यों और जानवरों दोनों की ही मूर्तियाँ बनाई गई है। मानव मूर्तियों का सर्वोत्तम नमूना एक लड़की की मूर्ति, जिसे नर्तकी के रूप में जाना जाता है। कांसे की बनी हुई जानवरों की मूर्तियों में भैंस और बकरी की मूर्तियाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। भैंस का सिर और कमर ऊंची उठी हुई है तथा सींग कैसा है उसका, तो सींग उसका फैला हुआ है, मतलब कि इस तरह से उसका सिंह निकला होगा, बहुत भयानक सिंह है। सिर, भैंस का सिर और कमर ऊंची उठी हुई है तथा सिंह फैले हुए हैं। सिंधु सभ्यता के सभी केंद्रों में कांसे की ढलाई का काम बहुत आयत में होता था। लोथल में पाया गया तांबे का कुत्ता और पक्षी तथा कालीबंगा में पाई गई सांड की कांस्य मूर्ति को हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई तांबे और कांसे की मानव मूर्तियों से किसी प्रकार भी कमतर नहीं कहा जा सकता है। यानी केवल ऐसा नहीं है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में ही मिला था। कहाँ कहाँ मिला, तो तांबे का कुत्ता मिला था, कहाँ, तो यह लोथल में पाया गया। पक्षी और कुत्ता कहाँ मिला, लोथल में। और कालीबंगा में क्या मिला, तो सांड की कांस्य मूर्ति। और ये मिट्टी से बनी कुछ आकृति का पिक्चर है, देख लेते हैं। यहाँ देखिए, मिडिन मूर्तियाँ यानी टेरा कोटा की बात हो रही है। तो सिंधु घाटी के लोग मिट्टी की मूर्तियाँ भी बनाते थे, लेकिन वे पत्थर और कांसे की मूर्तियों जितनी बढ़िया नहीं होती थी। सिंधु घाटी की मूर्तियों में मातृ देवी की प्रतिमाएं अधिक उल्लेखनीय है। कालीबंगा और लोथल में पाई गई नारी मूर्तियाँ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई मातृ देवी की मूर्तियों से बहुत ही अलग तरह की हैं। मिट्टी की मूर्तियों में कुछ दाढ़ी मूछ वाले ऐसे पुरुषों की भी छोटी छोटी मूर्तियाँ पाई गई हैं, जिनके बाल गुथे हुए हैं, यानी कुंडलित हैं, जो एकदम सीधे खड़े हुए हैं। टांगे थोड़ी चौड़ी है और भुजाएं शरीर के समानांतर नीचे की ओर लटकी हुई है, यानी कहा जाए कि सावधान रूप में खड़े हैं। ठीक ऐसी ही मुद्रा में मूर्तियाँ बार बार पाई गई हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि ये किसी देवता की मूर्तियाँ हैं। एक सिंह वाले देवता का मिट्टी का बना मुखौटा भी मिला है, क्योंकि उनके पास क्या है, तो एक सिंह वाले वे देवता हैं। इनके अलावा मिट्टी की बनी पहिएदार गाड़ियाँ, छकड़े, सीटियाँ, पशु पक्षियों की आकृतियाँ, खेलने के पासे, गिट्टियाँ, चक्रिका यानी डिस्क भी मिली है। ऐसा क्या लगता है जैसे कि वह खिलौना का शहर रहा होगा, उसमें रंग बिरंगे के क्या मिले हैं, तो खिलौने मिले हैं। कुछ मुद्राएं के देख लेते हैं, यानी मुहरे। तो पुरातत्वविदों को हजारों की संख्या में मुहरे यानी मुद्राएं मिली हैं, जो आमतौर पर सेल खड़ी यानी चिकनी मिट्टी और कभी कभी गोमेद, चकमक पत्थर, तांबा, कांस और मिट्टी से बनाई गई थी। उन पर एक सिंह वाले सांड, गेंडा, बाघ, हाथी, जंगली भैंसा, बकरा और
भैंसा आदि पशुओं की सुंदर आकृतियाँ बनी हुई हैं। इन आकृतियों में प्रदर्शित विभिन्न स्वाभाविक मनोभावों की अभिव्यक्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन मुद्राओं को तैयार करने का उद्देश्य मुख्यतः क्या रहा होगा, तो व्यापार रहा होगा, यानी वाणिज्यिक था। ऐसा प्रतीत होता है कि ये मुद्राएं बाजूबंद के तौर पर भी कुछ लोगों द्वारा पहनी जाती थी, जिनसे यानी वे उनका आइडेंटिटी कार्ड रहा हो, जिनसे उन व्यक्तियों की पहचान की जा सकती थी, जैसे कि आजकल लोग पहचान पत्र धारण करते हैं। हड़प्पा की मानक मुद्रा 2x2 इंच की वर्गाकार पट्टियाँ होती थी, जो आमतौर पर सेल खड़ी सी बनाई जाती थी। प्रत्येक मुद्रा में एक चित्रात्मक लिपि खुदी होती थी, जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। कुछ मुद्राएं हाथी दांत की भी पाई गई होंगी, यानी जो गरीब लोग रहे होंगे वे टेराकोटा यानी मिट्टी का जो मुहरे था उसको धारण करते रहे होंगे, और जो हाई क्वालिटी के रहेंगे उनके पास मास्टर कार्ड रहा होगा, यानी उनके पास हाथी का दांत की पाई गई है, यानी उनके पास हाथी दांत का आइडेंटिटी कार्ड रहा होगा। मुद्राओं के डिजाइन अनेक प्रकार के होते थे, पर अधिकांश में कोई जानवर, जैसे कि कुबरदार या बिना कुबर वाला सांड है, हाथी, बाघ, बकरे और दैत्याकार जानवर बने होते थे। उनमें कहीं कहीं पेड़ों और मानवों की आकृतियां भी पाई गई है। इनमें सबसे अधिक उल्लेखनीय एक ऐसी मुद्रा है जिसके केंद्र में एक मानव आकृति है और उसके चारों ओर कई जानवर बने हुए हैं। इस मुद्रा को कुछ विद्वानों द्वारा क्या कहा गया है, तो पशुपति मुद्रा यानी प्रोटोसिवा कहा गया है। आकार इसका क्या है, 1/2 यानी आधा से लेकर 2 इंच तक के वर्ग या आयत के रूप में है, जबकि कुछ अन्य इसे किसी देवी की आकृति मानते हैं। इस मुद्रा में एक मानव आकृति पालथी मारकर बैठी हुई है दिखाई गई है। इस मानव आकृति के दाहिनी ओर क्या है, तो दाहिनी ओर इसके राइट साइड में एक हाथी है और एक बाघ है, जबकि बाईं ओर एक गेंडा और एक भैंसा है। इन पशुओं के अलावा स्टूल के नीचे, स्टूल पर बैठे हुए हैं भगवान, उनके नीचे 2 बारह सिंघे हैं। इस तरह की मुद्राएं 2500 से 1900 ईसा पूर्व की हैं और ये सिंधु घाटी के प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो जैसे अनेक पुरातन स्थलों पर बड़ी संख्या में पाई गई हैं। इनकी सतहों पर मानव और पशु आकृतियाँ उत्कीर्ण हैं। देख लीजिए उस समय के कुछ, यह एक सिंग वाला मिथिकल जानवर है जो आज तक नहीं मिला है, कोई देख भी नहीं पाया। उस समय कुछ लिपि लिखा गया है, सिंबल है, जिसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। और ये प्रोटोशिव भगवान है यानी पशुपति। इनके देखिए दाएं साइड में हाथी है, बाघ है, बाएं साइड में क्या है, गेंडा है और भैंसा है। और ये जो पलथी मार के बैठे हैं इनके नीचे देखिए कौन है, तो हिरन 2 छुपा हुआ है। और इनका सिंग देख लीजिए, ये बहुत भयानक सिंग है, या ये हेड पहने हुए होंगे। आगे बढ़ते हैं। मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन। इन पुरास्थलों से बड़ी संख्या में प्राप्त मृदभांडों यानी मिट्टी के बर्तनों की शक्ल, सूरत तथा उन्हें बनाने की शैलियों से हमें तत्कालीन डिजाइनरों के भिन्न भिन्न रूपों तथा विषयों के विकास का पता चलता है। सिंधु घाटी में पाए गए मिट्टी के बर्तन अधिकतर कुम्हारों की चाक पर बनाए गए बर्तन हैं, यानी कि उस समय कुम्हार की जो चाक है उसका विकास हो चुका था। हाथ से बनाए गए बर्तन नहीं है। इनमें रंग किए हुए बर्तन कम है, यानी रंग का इस्तेमाल कम है, लेकिन सादे बर्तन अधिक है। ये सादे बर्तन आमतौर पर लाल चिकनी मिट्टी के बने हैं। इनमें से कुछ पर सुंदर लाल या स्लेटी लेप लगी है। कुछ घुंडीदार पात्र हैं जो घुंडियों की पंक्तियों में सजे हैं। काले रंगीन बर्तनों पर लाल लेप की एक सुंदर परत है, जिस पर चमकीले काले रंग से ज्यामितीय आकृतियां और पशुओं के डिजाइन बने हैं। बहुरंगी मृदभांड बहुत कम पाए गए हैं। इनमें मुख्यतः छोटे छोटे कलश शामिल हैं, जिन पर लाल, काले, हरे और कभी कभार सफ़ेद तथा पीले रंगों से ज्यामितीय आकृतियाँ यानी ज्योमेट्रिकल पैटर्न बनी हुई हैं। उत्कीर्ण बर्तन भी बहुत कम पाए गए हैं, और जो पाए गए हैं उनमें उत्कीर्ण की सजावट पेंदे पर और बलि स्तंभ की तस्तरियों तक ही सीमित है, यानी कि उस पर जो उत्कीर्ण यानी उस पर जो क्या कहेंगे उस पर चोट मारकर यानी उसको खुरेच कर कोई सजावट किया हो वो बहुत कम है। छिद्रित पात्रों में एक बड़ा छिद्र बर्तन के तल पर और छोटे छेद उनकी दीवारों पर सर्वत्र पाए गए हैं। ऐसा यह हो सकता है कि उसमें कोई लिक्विड रहा हो या कोई सामान रख दिया हो जो उसमें से रिस रहा होगा और जिसको आराम से लोग चखते हों, यानी वो पीने वाला कोई आइटम रहा होगा।
ऐसे बर्तन शायद पेय पदार्थों को छानने के काम में लाए जाते थे। घरेलू कामकाज में प्रयोग किए जाने वाले मिट्टी के बर्तन अनेक रूपों तथा आकारों में पाए गए हैं। सीधे और कोणीय रूपों वाले बर्तन अपवाद के तौर पर भले ही मिले हों, पर लगभग सभी बर्तनों में सुंदर मोड़ पाए गए हैं। छोटे छोटे पात्र जो अधिकतर आधे इंच से भी कम ऊंचाई वाले हैं, खास तौर पर इतने अधिक सुंदर बने हुए हैं कि कोई भी दर्शक उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता है। यानी देखिए, आज से 5,000 हाँ देखिए यहाँ पर, आज से 5,000 वर्ष पहले की बात है, और उस समय इस तरह की कलाकृतियाँ, यह अपने आप में ही एक अचंभे वाली बात है। और आभूषण, आभूषण तो आज भी भारत के लोग आभूषण के इतने प्रेमी हैं कि भारत सरकार सोने के पैसे चुकता करते करते परेशान रहती हैं। हड़प्पा के पुरुष और स्त्रियां अपने आप को तरह तरह के आभूषणों से सजाते थे। ये गहने बहुमूल्य धातुओं और रत्नों से लेकर हड्डी और पकी हुई मिट्टी तक के बने होते थे। यानी कि उस समय का जो गहना था वो बहुमूल्य धातु, रत्न यानी पत्थर, हड्डी और पकी हुई मिट्टी के तक के बने होते थे। यानी विशाल रेंज था। गले के हार, फीते, बाजूबंद और अंगूठियाँ आम तौर पर पुरुषों और स्त्रियाँ, या देखिए पुरुषों और स्त्री दोनों के समान रूप से यानी दोनों पहनते थे। मतलब समाज क्या था? समाज समानता पर आधारित था। पर करधानियाँ, बूंदे यानी कर्णफूल और पैरों के कड़े या पैजानियाँ स्त्रियाँ ही पहना करती थी। मोहनजोदड़ो और लोथल से ढेरों गहने मिले हैं, जिनमें सोने और सोने के भी हैं और मूल्यवान नगों के हार, तांबे के कड़े और मनके, सोने के कुंडल, बूंदे, झुमके और शीर्ष आभूषण, लटकने तथा बटने और सेलखड़ी के मनके तथा बहुमूल्य रत्न शामिल है। यानी और आभूषण में क्या है? पूरा विशाल रेंज। जो आज के लोग पहनते हैं वह उस समय भी पहनते थे। सभी आभूषणों को सुंदर ढंग से बनाया गया है। यह ध्यान देने वाली बात है कि हरियाणा के फरमानापुरा स्थल पर एक कब्रिस्तान यानी सावधान पाया गया है, जहां शवों को गहनों के साथ दफनाया गया है। आज की जो प्रथाएं हैं, ऐसा नहीं है कि आज ही विकसित हो गया है, ये बहुत प्राचीन काल से चलती हुई आ रही है। चनहुदरो और लोथल में पाई गई कार्यशालाओं से पता चला है कि मनके बनाने का उद्योग काफ़ी अधिक विकसित था। मनके क्या बनेगा? तो कर्लिनियन पत्थर, जमुनिया, सूर्यकांत, स्फटिक, कांचमणि, सेलखड़ी, फिरोजा, लाजवर्दमणि आदि के बने होते थे। इनके अलावा तांबा, कांसा और सोने जैसे धातुओं और शंख, सीपिया और पक्की मिट्टी की भी मनके बनाने के काम में आती थी। यानी पक्की मिट्टी का भी ये लोग क्या करते थे? तो मनके बनाते थे। मनके तरह तरह के रूप और आकार के होते थे। कोई मनके तस्तरी नुमा, बेलनाकार, गोल या ढोलकाकार होता था। तो कई खंडों में विभाजित। कुछ मनके 2 या अधिक पत्थरों के जोड़ से बने होते थे। कुछ पत्थर पर सोने का आवरण चढ़ा होता था। कुछ को काट कर या रंग कर सुंदर बनाया जाता था। तो कुछ में तरह तरह के नमूने खुदे होते थे और मनकों के निर्माण में अत्यधिक तकनीकी कुशलता का प्रयोग दर्शाता है। क्लियर है? आगे देखिए, हड़प्पा के लोग पशुओं, विशेष रूप से बंदरों, गिलहरियों के नमूने बनाते थे जो एकदम असली जैसे दिखाई देते हैं। इनका उपयोग पिन की नोक और मनकों के रूप में किया जाता था। सिंधु घाटी के घरों में बड़ी संख्या में तकुए और तकुआ चक्रियाँ भी मिली है। मतलब उस समय जो कपास की जो कताई होती है आजकल भी, उस समय भी होती थी, जिससे पता चलता है कि उन दिनों कपास और ऊन की कताई बहुत प्रचलित थी। गरीब और अमीर दोनों तरह के लोगों में कताई का आम रिवाज था। यह तथ्य इस बात से उजागर होता है कि तकुए की चक्रियाँ मिट्टी तथा सीपियों की बनी हुई पाई गई हैं। पुरुष और स्त्रियाँ धोती और शाल जैसे 2 अलग अलग कपड़े पहनते थे। शॉल दाएं कंधे के नीचे से ले जाकर बाएं कंधे के ऊपर ओढ़ी जाती थी। जैसा कि हमने क्या देखा है? तो हम लोगों ने बूढ़े बाबा, दाढ़ी वाले बाबा थे, उनका पिक्चर देखा था। यहाँ देखिए, उस समय का जो आभूषण है उसका ये संग्रह है। यहाँ यह गर्दन का जो हार है, इसको क्या कहेंगे हम लोग? ये छोटा मोटा हार है, यानी सिकरी कहिए। यह हाथ या कान में पहनने वाला है। ये सब कुछ, यह टिकुली कह सकते हैं हम लोग। उस समय का यह गहना है, मोती एवं आभूषण। पुरातत्वीय खोजों
में मिली चीज़ों से यह प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी के लोग साज श्रृंगार और फैशन के प्रति काफ़ी जागरूक थे। उनमें केश सज्जा की भिन्न भिन्न शैलियाँ प्रचलित थी। पुरुष दाढ़ी मूछ रखते थे। स्त्रियों के द्वारा क्या करेंगे स्त्रियाँ, तो ये सुंदर दिखने के लिए सिंदूर, काजल, लाली का प्रयोग करती थी और चेहरे पर लेप लगाती थी। धौलावीरा में पत्थरों के ढांचों के अनेक अवशेष मिले हैं, जिनसे यह प्रकट होता है कि सिंधु घाटी के लोग अपने घर आदि के निर्माण में क्या करेंगे, तो पत्थर का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी के कलाकार एवं शिल्पकार अनेकों शिल्पों में अत्यधिक पारंगत थे, जिनमें धातु का ढलाव, पत्थरों की पर नक्काशी, मिट्टी के बर्तन बनाना और उन्हें रंगना एवं जानवरों, पौधों और पक्षियों के साधारण रूप को लेकर क्या करेंगे उस रूप का, तो टेराकोटा का निर्माण मुख्य है। यह कुछ अभ्यास दिया हुआ है, आराम से इसको पढ़िएगा और लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यह एक नर्तक की मूर्ति है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सिंधु घाटी की कलाकृतियों में एक सर्वोत्कृष्ट कृति एक नाचती हुई लड़की यानी नर्तकी की कांस्य मूर्ति यानी प्रतिमा यानी डांसिंग गर्ल है, जिसकी ऊंचाई लगभग 4 इंची है और मोहनजोदड़ो में पाई गई यह मूर्ति तत्कालीन ढलाई कला का एक उत्तम नमूना है। नर्तकी की त्वचा का रंग सांवला है, यानी उस समय के लोग यहाँ पर काले हुआ करते थे। यह लगभग कैसा है, तो निर्वस्त्र है, यानी नंगी कहिए, और उसके लंबे केस सिर के पीछे एक जूरी के रूप में गूंथे हैं। उसकी बाई भुजा यह यहाँ देखिए क्या है, तो चूड़ियों से में ढकी हुई है। वह अपनी दाई भुजा के ऊपरी भाग में बाजूबंद और नीचे के भाग में कड़ा पहने हुए है। यह इसका दायां हाथ है। कौड़ियों से बने एक हार उसके गले की शोभा बढ़ा रही है, यानी गला में एक हार पहने हुए है। और उसका दाहिना हाथ उसकी कमर पर टिका है और बायां हाथ परंपरागत भारतीय नृत्य की मुद्रा में उसके घुटने से कुछ ऊपर बाएं जंघा पर टिका हुआ प्रतीत होता है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और नाक चपटी हैं। यह आकृति भावाभिव्यक्ति और शारीरिक ऊर्जा से ओतप्रोत है, हमें बहुत कुछ कह रही है। आगे बढ़ते हैं। वृषभ यानी सांड या बैल कहेंगे, तो इसकी प्रतिमा मोहनजोदड़ो में पाई गई एक कांस्य प्रतिमा विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि इसमें एक भारी भरकम वृषभ का आक्रामक मुद्रा में बखूबी प्रस्तुत किया गया है। वृषभ गुस्से में अपना सिर दाईं ओर घुमाए हुए है और उसके गले में एक रस्सा बंधा हुआ है। यह देखिए एक विशाल वृषभ का क्या है, तो एक कांस्य प्रतिमा है। और यह एक पुरुष धर है, यानी इसका सर नहीं है, हाथ में सब मतलब ये फोल्डिंग वाला रहा होगा और यह टूट चुका है या लापता है। पुरुष धर की यह मूर्ति लाल बलुआ पत्थर की बनी है। इसमें सिर और भुजाएं जोड़ने के लिए गर्दन और कंधों में गड्ढे बने हुए हैं। धड़ के सामने वाले हिस्से को एक विशेष मुद्रा में सोच समझकर बनाया गया है। कंधे अच्छे पके हुए हैं और पेट कुछ बाहर निकला हुआ है, पेट इसका निकला हुआ है। और चित्रित मृदभांड यहाँ देखिए, मोहनजोदड़ो में पाया गया यह पात्र कुम्हार की चाक पर चिकनी मिट्टी से बना हुआ है। कुम्हार ने अपनी कुशल अंगुलियों की सहायता से उसे एक आकर्षक रूप दिया है। आग में पकाने के बाद इस मिट्टी के पात्र को काले रंग से रंगा गया था। इस पर बने हुए चित्र वनस्पतियों और ज्यामितीय आकृतियों के हैं। वैसे तो यह चित्र साधारण है, लेकिन इनमें अमूर्तीकरण की प्रवृत्ति दिखाई देती है। यानी कि उस समय से 5000 साल पहले सिंपल कल्पना कीजिए, और उस समय के इस तरह के बर्तन, ये अपने आप में भी एक बहुत बड़ी बात है। अब यह मिट्टी की मूर्ति देखिए, मृतिका मातृका कहेंगे इसको। मातृका की मूर्तियों को आमतौर पर भद्दी अपरिष्कृत खड़ी मुद्रा में उन्नत उरोजों पर हार लटकाए और कमर के चारों ओर एक अधोवस्त्र लपेटे हुए और करधानी पहने हुए दिखाया गया है। सिर पर पंखे जैसा आवरण और दोनों तरफ प्याले नुमा उभार सिंधु घाटी की मातृ देवी की प्रतिमाओं की एक अलंकारिक विशेषता है। इन आकृतियों की गोल गोल आंखें और चोंच जैसी नाक बहुत भद्दी दिखाई देती है। इसका फेस देखिए सही नहीं बनाया गया है, और उनका मुंह ऐसा लगता है कि उसे चीर कर बनाया गया हो। और सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मौर्यकालीन सभ्यता, यानी उस समय के आर्ट। तो जो मौर्यकालीन कला है उससे पहले क्या होगा, तो उसके जो हम लोग का अवशेष मिला है या जो उसके क्षेत्र थे कौन कौन थे उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। कंधार
और लंपका, ये दोनों कहाँ है तो अफगानिस्तान में। पाकिस्तान में है मानसेरा, शहबाजगढ़ी और तक्षशिला। भारत में देख लीजिए गुजरात में गिरनार है, मध्य प्रदेश में उज्जैन है, सांची है और रूपनाथ है, पन गुड़िया है। फिर आपका उत्तर प्रदेश में यहाँ देखिए, यहाँ से शुरू कीजिए तो यह मेरठ है, यह कलसी आपका उत्तर प्रदेश में ही पड़ेगा। और दिल्ली के साथ में है, दिल्ली के पास में है, दिल्ली मेरठ के पास में टोपरा या तोपरा, बहरूप, लुम्बिनी, रामपुरवा, सारनाथ है। और बिहार में पाटलिपुत्रा। इसी तरह उड़ीसा में आइए तो उड़ीसा में क्षेत्र मिलेगा आपको कलिंग, धौली, जौगढ़ है। और महाराष्ट्र में आपका क्या है, सुपारा है, सुपारा कहाँ है तो महाराष्ट्र में, सन्नति। और कर्नाटक में क्या मिलेगा, मस्की। और आंध्र प्रदेश में येरागुड्डी। और तमिलनाडु में क्या है तो ब्रह्मगिरी। ये सब हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तब तक आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे। जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।